श्री अरुण कमल जी जो प्रोफेसर इंग्लिश लिटरेचर हैं, साथ में साहित्य अकेडमी विनर भी हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करती हूँ कि कृपया मंच पे आए। प्रोफेसर प्रभात घोष, अध्यक्ष आद्री, कृपया मंच पे आए। श्रीमती रुचिरा गुप्ता, एक्टिविस्ट और पत्रकार, जो आज की पेंटिंग एग्जीबिशन की मेन पेंटर हैं और इस किताब की वन ऑफ द एडिटर्स हैं, कृपया मंच पे आइए। शिवानंद के बाद शिवानंद जी नोटिस, हाँ 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 लोग आएंगे। नोटिस सोशलिस्ट लीडर, मैं विनती करूंगी कि सर प्लीज़ स्टेज पे आइए। हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे साथ हैं। श्री रामवचन राय, अनदर एमिनेंट राइटर, वो भी आज हमारे साथ हैं। आप भी सर के साथ स्टेज पे आएं। श्री ब्रजेश पांडे जी, जो साहित्यकार एवं हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं एल.पी. शाही कॉलेज में, आप भी मंच पे आइए। राजेश, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं प्रोफेसर तरुण कुमार, एमिनेंट राइटर, उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया मंच पे आए। सर आपको ओके अब मैं घोष, अध्यक्ष आद्री, से निवेदन करूंगी कि वो अपना स्वागत भाषण दे। प्रोफेसर घोष। आदरणीय डॉक्टर अरुण कमल एवं डॉक्टर अनिल सुलभ, आज के समारोह के अध्यक्ष तथा मुख्य अतिथि श्रीमती रुचिरा गुप्ता, श्री प्रयाग शुक्ला, आमंत्रित विज्ञ वक्तागण श्री रामवचन राय, श्री आलोक धानोवा आए नहीं, अभी तक आ जाएंगे, डॉक्टर तरुण कुमार, डॉक्टर ब्रजेश पांडे और तथा उपस्थित सुधीवृंद। आज के दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि इस समारोह में न केवल हम एक बहुमूल्य पुस्तक का उन्मोचन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ हम अपना श्रद्धार्घ्य अर्पण कर रहे हैं बिहार के एक प्रख्यात प्रतिभाशाली साहित्यकार को, श्री फणीश्वरनाथ रेणु। बिहार के साहित्य जगत के बारे में जिनको थोड़ा सा भी आइडिया होगा, थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, वो जानते होंगे श्री रेणु जी साहित्यिक अवदान कितना कालजयी था। मैं हिंदी साहित्य का एक पाठक अवश्य हूँ, परंतु किसी साहित्य को विचार करने के लिए जितना ज्ञान होना चाहिए वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं एक समाजशास्त्री हूँ और जब कभी भी किसी साहित्य कृति में पढ़ता हूँ, कविता हो, छोटे कहानी हो, उपन्यास हो, प्रबंध हो, तो एक सवाल का जवाब मैं ढूंढते कोशिश करता हूँ कि इस लेख का या लेखक और लेखिके का पृष्ठभूमि क्या है, उनका सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ किस परिवार से आए, किस जगह से आए, उनका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, कहाँ तक पढ़ाई किए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अगर आप साहित्य के बारे में देखें, चाहे वह बांग्ला साहित्य हो चाहे हिंदी साहित्य हो, आमतौर पर जो भी लेखक लेखिका होते हैं वो समाज के समृद्ध वर्ग से आते हैं।
न केवल समृद्ध वर्ग से आते हैं, वो आते हैं आमतौर पर शहरी इलाका से या शहर से किसी नज़दीक इलाका से। ऐसे कृतिकार बहुत कम होते हैं जो शहर से दूर है और उतने संभ्रांत परिवार से नहीं आए, फिर भी अपना साहित्य का जो कृति उनका है वो अतुलनीय है। लोगों को पहुंचने के लिए हम लोग को मजबूर कर देता है कि इतना भी साहित्य अच्छा हो सकता है, समाज की प्रदर्शन इतना अच्छा हो सकता है। रेणु जी उस रुझान का एक उल्लेखनीय व्यतिक्रम थे। हम बंगला साहित्य के बोले कि हमारे यहाँ अभी एक साहित्यकार है जो इसी श्रेणी में आते हैं, आप लोग शायद जानते होंगे, श्री ताराशंकर बंदोपाध्याय। ताराशंकर बंदोपाध्याय कलकत्ता के नहीं थे, ना ही कलकत्ता का नज़दीक थे। वो आते थे एक बीरभूम से डिस्ट्रिक्ट, जो बीरभूम वो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए मैं उनको विशेष रूप से जानता हूँ और मैं बहुत गर्व अनुभव करता हूँ कि ऐसे लोगों से हमारा परिचय होता है। दोस्तों, आज के अनुष्ठान का पृष्ठभूमि यही है कि हमारे हिंदी साहित्य के जो लोग समृद्ध किए हुए, हमको आनंद दिए हुए, हमको उज्जीवित किए हुए, उन लोगों को याद करना और उनके प्रति मेरा श्रद्धा अर्पण करना। इसी शब्दों के साथ मैं आप सबका आह्वान करता हूँ और आगे हम आशा करेंगे कि आने वाले एक आध घंटे में आप लोग हमारे प्रोग्राम का जो वक्ता है उनसे वक्ता सुन के आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर घोष। अब मैं श्री राजेश कुमार सिंह जी को अनुरोध करूंगी कि सारे वरिष्ठ जो अतिथिगण हैं उन सभी को सुसज्जित करें इस अंग वस्त्र से। Paired. अशोक महेश्वरी जी जो राजकमल पब्लिकेशन के से हैं, वो भी कृपया मंच पे आए। रेणु जी की ये जो चिट्ठियों का एक कलेक्शन है, जो बहुत ही सम्मान की बात है कि रुचिरा जी ने आद्री को चुना कि हम उनके साथ मिलके आज इस किताब का रिलीज़ करें। जब मैं रुचिरा जी को बहुत दिनों से जानती हूँ, वो आद्री में काफ़ी दिनों से मेरे पिताजी के साथ, घोषदा और सुनीता जी के साथ कनेक्टेड थी। तो जब और हम जानते हैं कि वो कई तरह के काम करती रहती हैं। वो एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स भी देती हैं,
अपने आप संस्था चलाती हैं, लेकिन साथ साथ उनका डाइवर्स इंटरेस्ट है। तो और बिहार जैसे जगह में आके वो एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो कि बिहार को इंटरनेशनल स्केल पे उन्होंने जोड़ा है और अभी भी वो जुड़ी हुई हैं। और जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम ये बुक रिलीज़ आद्री के साथ करना चाहते हैं, तो मुझे लगा ये बहुत ही अच्छा मौका है आद्री के लिए भी। इस तरह का कार्यक्रम हमेशा हम करते रहते थे, लेकिन मेरे पिताजी भी बिहारी अस्मिता और बिहार का जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। और रीनू एक ऐसे राइटर हैं जो लोकल स्टोरीज़, लोकल फोकलोर्स को अपने नॉवेल्स में लाने के लिए और उनकी चर्चा करने के लिए जाने जाते थे। तो आज हमें उनकी किताब को रिलीज़ करने का मौका मिला, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं रुचिरा दी का। और मैं अब उन्हें अनुरोध करूंगी कि वो आएँ और दो शब्द किताब के बारे में कहें। आदरणीय अरुण कमल जी, अनिल सुलभ जी, प्रोफेसर घोष, अश्मिता, आप सबके बीच में आज मुझे शोएबाल दा की बहुत याद आ रही है, क्योंकि जब भी मैं पटना आती थी तो शोएबाल दा का घर मेरा घर था और मैं आद्री की कॉन्फ्रेंस के लिए ही आती थी। तो जब हमारी किताब तैयार हुई और पटना में हमने उसको चुना, पटना में चुना कि हम किताब को लॉन्च करेंगे, तो मुझे लगा कि आद्री को छोड़कर और कोई हमारे साथ पार्टनर कर ही नहीं सकता है। दो ही जगह हैं जो इस किताब के लिए उपरोक्त हैं। एक तो गांधी संग्रहालय, क्योंकि मेरे पिताजी प्रयाग शुक्ला जी और फणीश्वर नाथ रेणु और जिस आंदोलन से सब लोग निकलते हैं, समाजवादी आंदोलन, सब गांधीवादी है मूलतः। और दूसरी बात है आद्री। आद्री ने बिहार के लिए जो किया है वो उसी तरह अपने सेक्टर में जो इकोनॉमिक्स है आद्री का, उतना ही किया है जितना शायद रेणु जी ने किया था अपनी कहानियों द्वारा। उन्होंने एक बिहार को उभारा था जहाँ पर एक किसान जो है एक बैलगाड़ी लेके खुश होता है, एक परिवार जो है एक लालटेन पेट्रोमैक्स जब उसके घर में आती है तो खुश होता है। एक कोसी नदी है जिसको वो रेणु जी कहते हैं कि वो एक औरत है जो अपने पिता के घर वापस आना चाहती है और पिता खिड़की को बंद कर देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और उसकी बहन दुलारी जो है उसके लिए एक दिया लेकर अपने साड़ी के पल्लू के अंदर छिपा के खड़ी रहती है और भागती हुई कोसी नदी जो है फिर अपने घर वापस जा सकती है। तो ये थे रेणु जी मेरे लिए, और ये है समाजवादी आंदोलन मेरे लिए, और ये है गांधी मेरे लिए, जो एक नारीवादी आंदोलन को उन्होंने नया स्वरूप दिया था, और ये है बिहार मेरे लिए। और शोएबाल दा और आद्री जिन्होंने जेंडर पर भी बहुत काम किया था अपने हर सेक्टर में इसे जोड़ने के लिए। तो आज हमारी जो किताब है उसका मैं खाली सिर्फ कुछ कॉन्टेक्स्ट दूंगी कि ये किताब बनी कैसे, क्यों बनी। मेरा परिवार, आप लोग हमें जानते हैं गुप्ता परिवार की तरह, पर हमारा परिवार जो था ओरिजिनली उनका नाम बायन वाला था। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है बायन नाम का, पाकिस्तान के बॉर्डर में गंगानगर नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में नोहर भादरा नाम की एक जगह है, और वहाँ पर एक छोटा सा गांव है बायन। तो मेरा परिवार वहाँ रहता था और अंग्रेज़ों के समय वहाँ बहुत अकाल हुए। तो मेरे परदादा जो हैं राजस्थान को छोड़कर बिहार की हरियाली में आए और कोसी नदी के बगल में बस गए। कलकत्ते में और असम में भी उन्होंने अपनी गद्दियाँ खोली और फारबिसगंज में उन्होंने अपनी मिल बनाई, और मेरे दादा और उनके सारे भाई अलग अलग घर बना के वहाँ पर जूट मिल और चावल की मिल और बिस्किट की मिल, तेल की मिल, अलग अलग तरह से व्यापार करने लगे। पर उनके अंदर जो उस समय का एक माहौल था हमारे देश में, गांधीवादी माहौल, वो भी उनके अंदर साथ साथ चल रहा था व्यापार के साथ साथ।
और साथ साथ मेरे जो बड़े ताऊ जी थे, जो सबसे बड़े ताऊ जी थे, जिनका नाम था बालकृष्ण गुप्त, और उन्होंने अपना नाम बायनवाला से बदल दिया था गुप्त, क्योंकि वो बोले कि मैं हर आम आदमी से मिलना चाहता हूँ, मुझे बायनवाला जैसा नाम नहीं चाहिए। मैं कलकत्ते में अगर रहूँगा तो मैं कलकत्ते के साथ मिलना चाहता हूँ, बिहार में रहूँगा तो बिहारी के साथ मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपना राजस्थानी नाम त्याग दिया था। और वो जो हैं बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। 15 साल की उम्र में डॉक्टर लोहिया के साथ उनकी दोस्ती हुई थी मारवाड़ी छात्रावास में कलकत्ते में, और उसके बाद जो है उन्होंने यह ठाना था कि हम लोग जो है देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, और देश जब आज़ाद होगा तो देश की दूसरी आज़ादी के लिए लड़ेंगे जहाँ जो है गैर बराबरी ख़त्म हो। तो आप जानते ही हैं फिर कि डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण ने कितने बड़े हमारे देश में, हमारे स्टेट बिहार में किस तरह से बदलाव लाने की कोशिश की, और आज जो हम कई चीज़ें देख रहे हैं वो सब बदलाव कैसे आए और उनका क्या योगदान था। तो ये सब योगदान में हमारा एक घर था फारबिसगंज में, और फारबिसगंज जो था वो एक मुफस्सिल गांव है नेपाल के बॉर्डर में, विराटनगर से 14 किलोमीटर दूर। आप कहेंगे वेरी रिमोट, सच अ फार अवे प्लेस, एकदम नेपाल के बॉर्डर में है। कोसी नदी जहाँ पर हर साल कोसी का बाढ़ आता है वहाँ है। तो वो घर में कौन आता होगा, क्या होता होगा। पर क्योंकि मेरे ताऊजी और डॉक्टर साहब ने ठाना था कि हम तो समाजवादी आंदोलन लाएंगे, और ऐसा एक आंदोलन लाएंगे जो गांव-गांव में जाएगा, जो गांव से ही उपजेगा। और उस आंदोलन के लिए उन्होंने वो घर को अपना गढ़ बनाया समाजवादी आंदोलन का, और वहाँ पर सब लोग आके रहने लगे। अरुणा असफ अली आई थी, जयप्रकाश नारायण तो आए ही थे, डॉक्टर लोहिया तो वहाँ रहते थे, और ये सब बीपी कोइराला, पूरा कोइराला परिवार वहाँ जब एग्ज़ाइल में था तो वहाँ रहता था। और तो दो क्रांतियों का गढ़ बन गया, नेपाली कांग्रेस का भी, नेपाली क्रांति के लिए भी, और हिंदुस्तान में समाजवाद के आंदोलन के लिए भी। और वहीं पर फिर सब लेखक और कवि जो विचारों का आदान प्रदान करना चाहते थे रहने लगे। फणीश्वर नाथ रेणु तो हमारे ही ज़िले के हैं, अररिया ज़िले के, हमारे गांव से कुछ दूर ही हैं, आरोई हिंगना। तो वो मेरे ताऊजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, समाजवादी थे। तो हमारे घर में आके सप्ताह रहते थे, बातें करते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे मेरे ताऊजी को, और वो चिट्ठियाँ आज की किताब में प्रकाशित हैं, और आप पढ़ेंगे देखेंगे। कुछ किताब आज उपलब्ध हैं, राजकमल द्वारा प्रकाशित है, और आप देखेंगे कि राजकमल ने बहुत ही सुंदर किताब को बनाया है। एक एक पन्ना आप देखेंगे बहुत ही सुंदर तरह से आकृत है, चित्र की तरह, जिस तरह से उन्होंने खोज के इस किताब को बनाया है। इसमें रेणु जी कैसे एक आम आदमी थे, एक किसान थे, गरीब थे, उनको कई बार उनके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं थे होते थे, कई बार बेटी की शादी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, उनकी झोपड़ी कभी कभी चूती थी, पर फिर भी वह लिखते जाते थे और अपनी आइडियाज़ को आगे रखते थे। तो आप इन किताबों को देखें और समझें कि हमें कैसे वापस वहीं जाना होगा, और एक सच्चे नज़रिए से हमें अपने देश को, अपनी दुनिया को देखना होगा, जिससे कि हम फिर से नया बदलाव लाएं। और इसी कारण मेरे पिताजी जो आज 90 साल के हैं, उनका नाम है विद्यासागर गुप्ता, और जितने लोग मंच पे बैठे हैं वो सब उनको जानते हैं। शिवानंद जी उनके शायद सबसे पुराने दोस्त हैं, और रामवचन जी तो उन लोग शायद मेरे से बेहतर जानते हैं मेरे पिताजी को। और मेरे पिताजी ने ये सब चिट्ठियों का संकलन इसलिए किया, और प्रयाग जी ने इसको इसलिए संपादित किया क्योंकि हम चाहते हैं कि रेणु जी को हम न भूलें, और हम समझें कि एक ज़मीनी राजनीति, ज़मीनी लेखिका कैसी होती है। बस इन शब्दों के साथ मैं और कुछ नहीं कहूँगी। आप किताब पढ़िए, देखिए, और सबसे अंत में बस मैं ये कहना चाहूँगी कि सुनीता जी और प्रोफेसर घोष और गांधी संग्रहालय के आसिफ भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये विमोचन हमारे लिए आज यहाँ आयोजित किया, और मेरी दोस्त अश्मिता को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं प्रयाग जी को आग्रह करूँगी कि अब वो किताब के बारे में कुछ बोले। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। मेरा जो लोग मंच पर हैं,
और जो सामने हैं, सबको मेरा नमस्कार। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आज कितना प्रसन्न हूँ। किताब के बारे में तो अभी रुचिरा जी ने आपको बताया, मैं भी कुछ कहूँगा। सबसे पहले मैं रेणु जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। ब्रिजमोहन जी जिनके नाम में पत्र लिखे गए हैं, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ और इसको अपना भाग्य मानता हूँ कि मैं इस पुस्तक से जुड़ सका। बड़े लेखकों का जीवन कभी समाप्त नहीं होता। जब ये चिट्ठियाँ मुझे मिली तो फिर जैसे उसका एक प्रमाण मिला कि रेणु रचनावली आ चुकी है, रेणु पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, रेणु पर न जाने कितने संस्मरण हैं, रेणु की पुस्तकों के कई कई संस्करण हुए हैं, लेकिन कुछ न कुछ निकलता रहता है, कुछ न कुछ बहुत सुंदर निकलता रहता है। ये पुस्तक दस्तावेजी महत्व की है। इसलिए दस्तावेजी महत्व की है कि जिस युग में ये लिखी गई है, जिस कालखंड में इसके पत्र हैं, वो हमारे देश का एक बहुत परिवर्तनकारी समय है। और वो केवल साहित्य में नहीं हो रहा था, वो चित्रकला में हो रहा था, वो संगीत में हो रहा था। लोक की ओर जाना, रेणु लोक की ओर हमको ले गए। स्वामीनाथन इतने बड़े चित्रकार, वो हमको लोक और आदिवासियों की ओर ले गए। कुमार गंधर्व जी, वो हमको लोक की ओर ले गए मालवी गीतों के जरिए। तो ये जो पृष्ठभूमि है इन पत्रों की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें राजनीति तो है ही, और रुचिरा जी ने भी इसके बारे में बताया है कि कैसे हमारे देश का समाजवादी आंदोलन, जिसके एक बड़े अगुआ लोहिया जी थे, और लोहिया जी भी लोक की ओर ले गए। उन्होंने भी लोक की बात की, समाजवाद के साथ साथ बड़े कलाकारों से कहा कि लोक की ओर चलो। हुसैन साहब ने जो अपनी एक आत्मकथा लिखी है, उसमें वो लिखते हैं कि डॉक्टर लोहिया ने ही उनसे कहा कि भाई तुम बिरला टाटा के चित्र बनाते हो, बड़े बड़े लोगों के यहाँ तुम्हारे चित्र हैं, पर ये लोक भी तो है। तो बैलगाड़ी में खुद हुसैन ने यात्राएं की और चित्र बनाए, रामायण सीरीज के और भी बहुत सारे। तो मैं उस युग को याद करता हूँ और ये कहता हूँ कि इस युग की ओर बार बार हमको लौटना होगा, क्योंकि उसी युग में मुझे भी बहुत कुछ मिला है उस युग से, और अभी तक मिल रहा है, क्योंकि वहाँ प्रकृति है, वहाँ हमारे भारत देश का विभिन्न अंचलों का सुंदर साहित्य है, लोकगीत हैं, लोक जीवन है, लोक जीवन की उदासी है, लोक जीवन का अवसाद है, लोक जीवन का आनंद है। रेणु ने इस लोक जीवन के आनंद को हम तक पहुंचाया। और मैं आपको बताऊं, उनके एक पाठक के नाते, कि रेणु से मिलना कभी समाप्त नहीं होता, वो कितना आपको देते हैं। लाल पान की बेगम कहानी अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपनी भतीजी को पूरी कहानी सुनाई पढ़ करके, और वो भी बड़े मुग्ध भाव से सुनती रही। अब वो क्या कहानी है कि एक स्त्री गांव की, वो जिनकी आलोचना कर रही है क्योंकि कुछ समस्या है, उसके पति बैल लाने गए हैं, अभी लौटे नहीं हैं, और रात हो रही है, मेला जाने का समय हो रहा है। जो ही वो घटना घट जाती है कि बैल आ जाते हैं, उसका मन बदल जाता है। जिस लड़की से वो कहती है कि तुम ये क्या बम्बई के फिल्मी गीत गाती रहती हो, उसको गाड़ी में बैठाती है और कहती है तुम वो गीत गाओ। चमत्कार है ना, ऐसा ही जीवन में होता है।
ऐसा ही होता है कि जहाँ स्थितियाँ अनुकूल हुई, आप आनंदित होते हो, आप चीज़ों का रस लेते हो। रेणु ने हमको चीज़ों का रस लेना सिखाया। और ये पत्र आपको बताऊं, ये भी रस से भरे हुए पत्र हैं। इसमें भी रेणु उतना ही बोल रहे हैं, उतना ही कह रहे हैं, उतना ही चीज़ों का आनंद ले रहे हैं जितना वो कुछ लिखते हुए लेते हैं। मतलब कोई कहानी, कोई उपन्यास। अब इसकी बात भी कर लेता हूँ कि कैसे मेरे भाग्य से मैं जब 19 बरस का था तो रेणु मुझे मिले। आप में से बहुतेरे जानते होंगे, मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। रेणु जी का कलकत्ते से बहुत गहरा संबंध था। बंगला के कई युवा लेखकों, कवियों से उनका बहुत अच्छा परिचय था। वो उनसे मिलने जाते थे, वो भी उनको बुलाते थे। शक्ति चट्टोपाध्याय, सुनील गांगुली, जो मेरे भी मित्र रहे। तो रेणु जी कलकत्ता आए और एक कहानी गोष्ठी में मुझे मिले। तब तक मेरी भी कुछ कहानियाँ छप चुकी थी, तो उनको लगा ये लड़का कलकत्ते का है, ये मुझे थोड़ा बहुत, वो काफ़ी कुछ जानते थे कलकत्ते के बारे में, बल्कि मैंने उनसे कलकत्ते को बहुत जाना। तो इस तरह की चीज़ें याद आती हैं। फिर आगे ये याद आता है कि मैं दिल्ली में हूँ, दिनमान में हूँ। दिनमान में आप जानते हो मैंने बरसों काम किया है। रेणु वहाँ आते हैं। जब आते हैं तो मनोहर श्याम जोशी, जब सहायक संपादक थे, वो मुझसे भी कहते हैं कि तुम चलो, हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं। रेणु जी से मेरी फिर दिल्ली में भेंट होना शुरू होती है। रेणु जी एक दिन हमारे घर आते हैं। वो शाम मैं कभी भूला नहीं। उनकी इच्छा थी कि बंगला व्यंजन उनको बहुत पसंद थे। जाहिर है कि पत्नी लतिका जी, और वैसे भी बंगाल से उनका बड़ा गहरा संबंध था। तो मैंने कहा मेरी पत्नी आपको सब बना देंगी जो आप चाहते हो, बैंगन भाजा, ये जो भी आपको खाने की इच्छा हो, आप हमारे घर आओ। एक चीज़ की और याद, ये कैसे होता है, किसी चमत्कार की तरह होता है हर व्यक्ति के जीवन में। जब मेरा विवाह हुआ कलकत्ता में, मेरी पत्नी वैसे सिख परिवार की हैं, लेकिन बंगला पाड़ा में बड़ी हुई हैं, बंगला संस्कृति में रची बसी हैं। तो वहाँ उनकी बड़ी बहन एक स्कूल में वार्डन थी, कलकत्ते के एक नामी स्कूल में। और जब हमारा विवाह हुआ तो स्कूल में की वो छात्राएं जो उस हॉस्टल में रहती थी, उन्होंने हमको एक रिकॉर्ड भेंट किया ग्रामोफोन के साथ, और वो तीसरी कसम का था। रेणु जी ने मेरे घर में वो तीसरी कसम का रिकॉर्ड सुना। हमने खूब बातें की तीसरी कसम की। इससे ये भी याद आ रही है, कभी कभी कोई चीज़ देखिए ऐसी होती है। मैं जो आज खड़ा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं उस तीसरी कसम के रिकॉर्ड के कारण भी खड़ा हूँ, क्योंकि उसी घर में फिर मेरी बहुत मैत्री होती है बासु भट्टाचार्य से। उन पर लिखा है, तो बासुदा से मैत्री हो जाती है, वो घर आने लगते हैं, वो भी उसको सुनते हैं। फिर मैं शैलेंद्र पर एक लिखता हूँ, क्योंकि शैलेंद्र मुझे बहुत प्रिय हैं। तो फिर शैलेंद्र के प्रसंग से भी उसकी याद करता हूँ, उस ग्रामोफोन रिकॉर्ड की। ऐसा होता है जीवन में कि वो हमारे छोटे से घर में वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड, वो जैसे सबको खींच ला रहा था। तीसरी कसम से जुड़े हुए लोगों को वो खींच ला रहा था। और उन सबसे मेरा परिचय हुआ, ज़्यादातर से गहरा परिचय हुआ। रेणु जी, आप जानते हो कि उन्होंने नेपाली क्रांति कथा नाम से किताब लिखी है। उसका प्रसंग भी फॉरबिसगंज से ही जुड़ता है। रेणु जी ने जो अकाल के और बाढ़ के वृत्तांत लिखे हैं, जब अग्गे भी आए थे हमारे संपादक, जिनके साथ मैंने भी जीवन शुरू किया दिनमान में, तो बहुत गहरा लगाव उनका अपने आसपास के लोगों से, अपने प्रदेश के लोगों से था, अपनी भाषा से था।
हिंदी का बहुत बड़ा भाग्य है कि उसको रेणु मिले। सचमुच बहुत बड़ा भाग्य मैं मानता हूँ, क्योंकि जरा आप रेणु को हिंदी से मान लीजिए कि रेणु नहीं है हिंदी, तो आप पाओगे कि हिंदी बहुत वैसी नहीं रह गई जिसके वो जैसा वो दिखती है। अब आप समझ गए हो कि मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, पर मैं अभी उसका लोभ संवरण करूँगा और कोई भी एक पन्ना खोलूँगा और रेणु का या तो पूरा पत्र पढ़ूँगा या कुछ पंक्तियाँ पढ़ूँगा। पत्र खुला बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर पत्र है। यह पत्र 134 बी श्री कृष्णपुरी पटना 13 से प्रकाशित होने वाली पत्रिका रिक के लेटर हेड पर लिखा गया है। रिक के संपादक मंडल में जितेंद्र सिंह, कुमार विमल और घनश्याम पंकज के साथ रेण जी भी शामिल थे। पत्र क्या है सुनिए। भाई बिरजू बाबू, मैं कल निश्चय ही आ रहा हूँ। नमस्कार। पुनः दीघा के मात्र 10 मालदा हैं। क्या बात, हर पंक्ति में रस है, हर पंक्ति में प्रेम है। मैं इस पुस्तक को मैत्री भाव की एक जबरदस्त पुस्तक मानता हूँ। मैत्री क्या होती है ये इन पत्रों को पढ़कर आप जानते हो, इन दोनों व्यक्तियों के बीच की मैत्री। अब आखिरी बात वो ये कि जब विद्या बाबू, जिनसे मेरा परिचय मेरे अभिन्न मित्र अशोक सक्सेरिया ने कराया, जो उनके भी बहुत गहरे मित्र थे उस परिवार के, उन्होंने बालकृष्ण गुप्त जी वाली किताब भी, उसमें भी उनका बड़ा योगदान रहा है अशोक जी का। और विद्या बाबू ने ये किताब जिन लोगों को समर्पित की है उनमें एक अशोक सक्सेरिया भी हैं। शिवानंद जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो जानते हैं स्वयं उनका क्या संबंध था अशोक सक्सेरिया से और मेरा क्या था। इस किताब ने मेरे जीवन की स्वयं एक अलग तरह की यात्रा करा दी। शिवानंद जी इसी पटना में, इसको मैं भूलता नहीं हूँ। राम बच्चन राय जी बैठे हुए, इन्होंने मुझे बुलाया था कविता पाठ के लिए। शिवानंद जी मुझसे कहते हैं कि अशोक जी, कुछ उन पर भी कहना चाहता हूँ इसी प्रसंग से, कि वो गिर पड़े हैं, उनको हड्डी में चोट लगी है। मैंने कहा ऐसा, मुझे खबर नहीं थी। मैं पटना से कलकत्ता जाता हूँ, सीधा, घर नहीं जाता, अशोक जी के पास। आगे की बात फिर मैं ये कहूँगा कि कभी समय मिले तो अशोक जी पर मेरा जो संस्मरण है वो पढ़िएगा, अशोक सक्सेरिया पर। जब ये पत्र मुझे मिले तो लगा कोई खजाना मिल गया है। और आप विश्वास मानो, मैंने हर पत्र को खाली संपादन के लिहाज से नहीं, 4-5 बार पढ़ा है। और फिर एक लेख भी लिखा है इन्हीं सब चीज़ों की याद करते हुए, जो आपको बताई ही मैंने आज। तो लगा कि रेणु से ये जो मेरा फिर से मिलना हुआ है ये गजब का है। अभी हम चित्र प्रदर्शनी देखकर आए हैं। मैंने रचिता जी से कहा, बड़ी सुंदर प्रदर्शनी है, कि इसकी किताब बनाइए, इसके जो शीर्षक हैं वो उस किताब में रखिए। और ये कहा उनसे कि आपने चौथाई यात्रा मेरी करा दी है फारबिसगंज की। मैं कभी फारबिसगंज जाने की बहुत गहरी इच्छा रखता हूँ, और वहाँ जाकर के फिर से ये देखने जानने की कि रेणु का उस घर से, उस परिवार से जो संबंध था, उसका एक स्पर्श मैं और अधिक पा सकूं, जो इन पत्रों से मुझे मिला है। आप सबका बहुत नमस्कार, धन्यवाद। प्रयाग जी, आपने इतने अच्छे से इस पत्र का विवरण, इस पुस्तक का विवरण दिया।
और इस पूरे आयोजन के माध्यम से हमें रेनू को सेलिब्रेट करने का मौका मिला, और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि जैसे हम दूसरे कभी भी बिहार से बाहर जाते हैं या किसी दूसरे भाषा में देखते हैं, तो हम ये अक्सर देखते हैं कि जो नोटेड राइटर्स हैं उनको बहुत ही सम्मानित किया जाता है। जितनी कल्चर्ड सोसाइटी होती है उतना ज़्यादा आर्ट और कल्चर, राइटर्स, साइंटिस्ट सबको सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसे अगर आप पेरिस जाए, आईफिल टावर तो सब देखते हैं, तो आईफिल टावर में अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो नोटेड फ्रेंच मैथमेटिशियंस का नाम उसमें अंकित है। और पैंथियन जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ पेरिस में है, तुम क्या बनना चाहते हो? उसने बोला मैं तो इंजीनियर बनूंगा। तो कहीं हमारी जो रैट रेस और कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ सोसाइटी है, वहाँ पे जिस तरह से कॉम्पिटिटिवनेस आ गया है, हम बाकी सारी चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं। रेनू हमारे हिंदी लिटरेचर के कोर्स में थे, 10th का एग्ज़ाम में हमने पढ़ा है, 12th में जिनका हिंदी था उन्होंने उनके बारे में पढ़ा है। लेकिन उसके बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में चले गए तो फिर पता नहीं कब उनके बारे में लोग चर्चा करते हैं। तो ऐसे मौके, तो हमें खुशी है कि हमें ऐसे मौके हम बना रहे हैं जहाँ पे सब लोग आए और रेनू के बारे में बात हो रही है, तीसरी कसम के बारे में बात हो रही है। और जब अभी तनवीर जी ने मुझे क्रैश कोर्स दिया था इस प्रोग्राम से पहले रेनू के बारे में, और मैंने तीसरी कसम फिर से देखी जाके, और उसी समय मतलब कुछ दिन पहले रुचिरा जी का जो अपने आप है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ डेटा एनालिसिस करना था, और उस डेटा को देख के उस एरिया के बारे में और उस कल्चर के बारे में कुछ इंसाइट्स मिली थी। तो जब मैंने तीसरी कसम देखी तो मुझे लगा कि ऑल ऑफ दैट हैज़ कम अलाइव। सो वहाँ पे नौटंकी के बारे में बात है, नौटंकी में विमेन के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बातें हैं, चाइल्ड मैरिज के बारे में बात है। और अगर आप डेटा को देखें तो आज भी वो सब चीज़ें हैं सोसाइटी में। अगर किसी समाज का डेवलपमेंट करना है, अगर हमें इंटरेस्ट है, तो ये ऑल राउंड एक अप्रोच होना चाहिए हमें। एक तभी हम समझ पाएंगे प्रॉब्लम्स को और उसका सुधार कर पाएंगे। तो इसलिए आज जो अतिथिगण हमारे बीच बैठे हैं, सभी मेरे लिए तो एक तरह से हीरोज़ ही हैं जो आदरी में आते रहते थे। एक तरह से बचपन में मैंने इनकी स्पीचेस सुनी हैं, कविताएं सुनी हैं। तो आज इस मौके, आज ये आदरी को मौका मिला है कि हम फिर इनको सुनने का हमें मौका मिले। तो इसी सोच के साथ मैं डॉक्टर रामवचन राय जी को आमंत्रण देना चाहूँगी। रामवचन राय जी के बोलने से पहले वो चाह रहे हैं कि पहले किताब का लोकार्पण हो जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी श्री अनिल सुलभ जी से कि वो कृपया लोकार्पण करें। साहित्य समय बहुत विवादास्पद आदमी है, जो आदमी आ गए इस मंच पर, हम बैठ गए, बहुत बड़ी बात।
अनुरोध करूंगी श्री अरुण कमल जी, कृपया 2 शब्द कहें केवल। आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी, आदरणीय प्रोफेसर रामवचन राय जी, शिवानंद तिवारी जी, प्रोफेसर प्रभात घोष जी, अनिल सुलभ जी, ब्रजेश पांडे, श्री अशोक महेश्वरी, आदरणीय डॉक्टर श्रीमती शिवाल गुप्ता जी और अस्मिता जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, और आप सभी विद्वज्जन और साथियों, वास्तव में रामवचन राय जी, प्रयाग जी और शिवानंद जी के होते हुए मुझको कोई अधिकार नहीं है कि मैं रेणु जी की इस किताब के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करूं। इसलिए मैं शुरू में बोल देता हूं ताकि रामवचन जी, शिवानंद जी बाद में बोलें। प्रयाग जी तो बोल चुके हैं और मैं विह्वल हूं कि आज इस मौके पर आप सब लोगों के साथ मैं भी यहाँ बैठा हूँ। एक तो बहुत बड़ी बात यही है कि आद्री ने लंबे समय के बाद एक ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें इतने तरह के लोग और इस नगर के गणमान्य बुद्धिजीवी और मेरे जैसे सामान्य पाठक यहाँ उपस्थित हैं। मैंने ये किताब पढ़ी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़े में मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। रेणु मेरे सबसे प्रिय लेखकों में हैं। मैंने जब उनके ये पत्र पढ़े, मैं एक सांस में पूरी किताब पढ़ गया। मैंने जब उनके पत्र पढ़े तो मुझको 3-4 बातें खास तौर से लगीं। पहली बात तो ये लगी कि आर्थिक रूप से वो बहुत दिक्कत में रहते थे। मेरे जैसे लोग जो रेणु को सिर्फ पढ़ के जानते हैं, वो ये कभी नहीं सोच सकते थे कि आर्थिक रूप से वो इतनी ज़्यादा तकलीफ में थे। पूरे 1/3 से ज़्यादा चिट्ठियाँ, बल्कि आधे से ज़्यादा चिट्ठियाँ आर्थिक दिक्कतों के बारे में हैं। ये भी अजीब है कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े लेखक, कलाकार आर्थिक दिक्कतों में रहे हैं और हैं। अभी हाल में मैं माइकल एंजेलो के पत्र पढ़ रहा था, महान कलाकार माइकल एंजेलो, और वहाँ भी मैं ठिठक गया ये देख के कि 3/4 से ज़्यादा पत्र पैसे के बारे में, आर्थिक दिक्कत के बारे में। इसमें भी वैसे ही है और मैं ये सोच नहीं सकता था। जिस अभिजात के साथ हम रेणु जी को अपनी किशोरावस्था से जोड़ते आए हैं, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था। बस मैंने उनको दूर से देखा था, लेकिन पता नहीं कैसे ये बात मन में थी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो अपने पत्रों में खाने पीने का और अच्छी चीज़ों के खाने पीने का बहुत जिक्र करते हैं। अब दिनकर जी आने वाले हैं और रेणु जी का अभिनंदन समारोह होने वाला है जो टल गया, लेकिन दिनकर जी आ रहे हैं तो वो उनके खाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो रेणु जी वो भेजते हैं सूची, छेना, मछली और मुर्गी। क्या बात है। और रेणु जी ने विद्यासागर जी को कहा था कि कलकत्ता से आ रहे हैं तो मेरे लिए फलाने दुकान का संदेश लेते आएंगे ताड़ के गुड़ वाला। और रेणु जी अस्पताल में भर्ती थे, वे उनके आखिरी दिन थे। और जो उनको जो सबसे ज़्यादा व्यंजन पसंद था, जिसको वो नाम देते हैं जल तरोई, यानी मछली,
तो ये जो प्रयाग जी ने कहा कि जीवन का रस उसमें भरा हुआ है। तीसरी बात राजनीति के बारे में है। रेणु जी केवल लेखक नहीं थे, वे एक कार्यकर्ता थे। इसमें एक लेख बीपी कोइराला का है कि रेणु जी कैसे उनको मिल गए थे, वो बहुत दिलचस्प है और सबको ये मालूम होना चाहिए कि रेणु कैसे कोइराला जी को मिले और कैसे वो उनके घर गए और वहाँ उन्होंने पढ़ाई की। ट्रेन चली जा रही थी, घनघोर बारिश थी और सेकंड क्लास के डब्बे में, उस समय सेकंड क्लास बहुत बड़ी चीज़ थी, बीपी कोइराला और उनकी पत्नी बैठी थी। उन्होंने देखा कि घनघोर बारिश हो रही है और पावदान पर, उस तेज चलती गाड़ी के पावदान पर एक बच्चे जैसा लड़का खड़ा है और वो भीग रहा है बिल्कुल। इन लोगों को लगा कि दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, कोई उचक्का हो सकता है, लेकिन इनकी पत्नी ने कहा कि खोल दो, बेचारा मर जाएगा, भीग गया है। उन्होंने दरवाज़ा खोला, उसे भीतर लिया और यही थे फणीश्वरनाथ रेणु, जो उनके साथ उनके घर गए और वहाँ उनके स्कूल में पढ़ाई की और कोइराला परिवार से इतने घनिष्ठ रहे, नेपाली क्रांति में हिस्सा लिया, भारत की क्रांतियों में हिस्सा लिया। ये भी इसी किताब में है। अब रेणु जी जो राजनीति की चर्चा करते हैं, जो हमेशा करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवार था, ये वो परिवार था, रुचिरा जी ने बताया, जो बालकृष्ण बाबू थे उनके कलकत्ते के घर पर उनसे मिलने चे गुवेरा गए थे। वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इतने प्रसिद्ध थे क्योंकि वो पेरिस में ट्रॉट्स्की से मिल चुके थे और ट्रॉट्स्की से मिलने के बाद उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी। बाद में तो फिर वो सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर हुए। तो ये वो महान परिवार है और इसने सभी लेखकों, कलाकारों की हमेशा मदद की। मदद जब मैं कह रहा हूँ शायद वो बुरा माने कि मदद नहीं की, ये धर्म था, ये उनको करना ही था। अब रेणु जब राजनीति की चर्चा करते हैं, इसमें चुनाव का वो पर्चा भी दिया गया है जब रेणु चुनाव लड़े, स्वतंत्र लड़े, निर्दलीय, वो पर्चा भी छापा गया है। इसमें गांव में मीटिंग होने वाली, रेणु एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, इसमें उद्धृत है, संभवतः रुचिरा जी के ही लेख में उद्धृत है। रेणु कहते थे, रुचिरा जी ने ही लिखा कि मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं हूँ। इस बहुत बड़े अंतर को, राजनीति की इस बारीकी को रेणु जैसे लेखक जानते थे। और इसमें जयप्रकाश नारायण का पत्र भी है रेणु जी के नाम, और जयप्रकाश नारायण की वो प्रसिद्ध कविता भी है। हालांकि मैं बस चलते चलते बता दूं कि उस कविता बहुत सुंदर, इस किताब में जो हाथ से लिखा है उसको छापे में डाला गया है। 2-3 छोटी त्रुटियां हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी त्रुटि हो गई उतारने में। वो जयप्रकाश नारायण की कविता की आखिरी पंक्ति के आखिर से पहले वाले शब्द के साथ उससे अर्थ बदल गया। वो बहुत बड़ी कविता है। तो रेणु राजनीति की भी चर्चा करते हैं, लेकिन एक कुछ बहुत निजी बातें वो कहते हैं। मैं अब ख़त्म करूंगा और रेणु कहते हैं, बहुत दुख के साथ वो कहते हैं कि लगता है अचानक बूढ़ा हो गया हूँ, थकावट और परेशानी ही नहीं, अवसाद भी है। और कटनी का जिक्र, जिसमें सब रोते हुए कटनी कर रहे हैं क्योंकि जवान बेटा मर गया है। ये सब बेटी की शादी और उसके सारे दुख, और कैसे पैसे गायब हुए और कैसे घर में चोरी हो गई और कुछ नहीं बचा उनके पास। शैलेंद्र के 50 पत्र खत्म हो गए। ये सब रेणु जी बताते हैं। इसलिए ये पत्र
बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वो ये भी स्वीकार करते हैं कि मैं साहित्य मुहूर्त ये सब मानता हूँ। अब मैं जरा पाखंडी हो गया हूँ। कल रामनवमी है, उस दिन निराला कृत राम की शक्ति पूजा का पाठ करता हूँ। परसों आ रहा हूँ, बातें होंगी। रेणु लगातार बात करते हैं और ये पत्र भी वे बातें हैं। रेणु को पढ़ने का मतलब है बातें करना। इन पत्रों को पढ़ने के बाद एक बार फिर मुझे निर्मल वर्मा की कही हुई बात याद आई। निर्मल वर्मा ने रेणु पर जो लेख लिखा है उसका आखिरी वाक्य है, रेणु की उपस्थिति हमारे लिए अंकुश भी है और वरदान भी। ये पत्र भी हमारे लिए अंकुश भी हैं और वरदान भी। धन्यवाद। मैं अभी डॉक्टर रामवचन राय जी को आमंत्रण दूंगी कि वो आए और दो शब्द कहें। डॉक्टर राय बिहार के एक एमिनेंट राइटर हैं। इस आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय अरुण कमल जी, पुस्तक के संपादक परम आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी, शिवानंद तिवारी जी, रुचिरा जी, आदरी के निदेशक घोषदा और राजकमल के आदरणीय अशोक माहेश्वरी जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, और रेणु जी की पुत्री नवनीता जी जो समारोह में उपस्थित हैं। मित्रों, इस आयोजन की सूचना सबसे पहले आदरणीय शिवानंद जी से मिली। विद्या बाबू से इनकी बात हुई थी। विद्या बाबू यानी रुचिरा जी के पिता श्री, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरुण कमल जी संकोच के कारण कह रहे थे कि अमुक अमुक हैं तो मुझे क्यों अध्यक्षता की। सबसे उपयुक्त व्यक्ति आप इस आयोजन के लिए हैं। मित्रों, मुझे लगता है कि मैं रेणु जी पर कहूं कि बिरजू बाबू पर कहूं, क्योंकि ये पत्र जो हैं बिरजू बाबू के नाम लिखे गए हैं पत्र, और इस पुस्तक का महत्व इस और भी बढ़ जाता है कि इसका संपादन प्रयाग जी ने किया है। एक कड़ी जुड़ जाती है। अपने वक्तव्य में आरंभ में ही उन्होंने कहा कि रेणु जी, बिरजू बाबू या गुप्ता परिवार, प्रयाग जी, अशोक सिकसरिया जी, ये सब एक कड़ी है। शिवानंद तिवारी जी, मैं बिरजू बाबू पर ही ज़्यादा कहूँगा आज। बिरजू बाबू अद्भुत व्यक्ति थे, क्योंकि बिरजू बाबू के कारण हम लोगों ने फारबिसगंज को, रेणु जी के कारण तो जानते ही थे फारबिसगंज को, लेकिन बिरजू बाबू के कारण भी फारबिसगंज को कई तरह से जाना। बल्कि रुचिरा जी की माँ रजनी जी, ठीक हूं ना मैं? मैं परिवार में प्रवेश कर रहा हूं। ये वो परिवार है, बताया था उन्होंने, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहते थे, जयप्रकाश जी जाते थे, आचार्य कृपलानी जाते थे, बीपी कोइराला का परिवार आकर रहता था। वहाँ हम लोगों जैसे सड़क छाप लोगों को भी वहाँ उस घर में थोड़ा प्रवेश मिल गया था। और बिरजू बाबू, बालकृष्ण बाबू तो जो लोहिया जी के मित्र थे, आपके ड्राइंग रूम में मैंने एक तस्वीर देखी थी जिसमें बालकृष्ण गुप्त और घनश्याम दास बिड़ला एक साथ खड़े हैं। आप समझें, चेगवारा तो गए ही उनके निवास पर, घनश्याम दास बिड़ला और बिरजू बालकृष्ण बाबू की एक तस्वीर एक साथ इनके ड्राइंग रूम में हमने देखी थी। और चाय के प्रति मेरा जो रुझान एक तरह से हुआ, तो
इनकी माँ रुचिरा जी की माँ रजनी जी लोपचू पिलाती थी, लोपचू चाय। और लोपचू की आदत मुझे ऐसी लगी उस दौर में कि अब भी मेरे एक मित्र हैं, एक विद्यार्थी जो मैं पूर्णिया से मेरे लिए लोपचू ले आते हैं आज भी। और मकई बाड़ी तो पीते ही थे, रेणु जी के घर में मकई बाड़ी ही हम लोग पीते थे। मकई बाड़ी चाय के प्रति भी आकर्षण इसलिए बढ़ा था कि उसके मकई बाड़ी के डब्बे पर जो लेटरिंग की गई थी मकई बाड़ी, वो सत्यजीत राय ने की थी। तो अब एक सत्यजीत राय की तस्वीर दिमाग में बैठी। रेणु जी के यहाँ मकई बाड़ी पीते पीते रुचिरा जी के घर इनके माँ के हाथों की बनी चाय जो लोपचू थी, हैप्पी वैली भी कभी कभी आ जाती थी। ये तीन चाय बहुत मशहूर है वहाँ, हैप्पी वैली और लोपचू। आज सुबह मैं घर से लोपचू पीकर निकला हूँ क्योंकि अभी डब्बा मेरे पास है लोपचू का। तो ये उस परिवार का एक संस्कार। हम लोग जाते थे तो बिरजू बाबू के यहाँ ही ठहरते थे, फिर रेणु जी के घर जाते थे। लेकिन पहला पड़ाव बिरजू इनका घर हुआ करता था और इनके ड्राइंग में एक खास तरह का सोफा और नीचे जो गद्दी थी सफेद चादर बिछी हुई और सोफा, उसका आनंद अलग था। वो एक परिवार जहां से 50 में जो नेपाल की लड़ाई हुई, सशस्त्र क्रांति शुरू हुई, वहां से हथियार लेकर जहाज उड़ता था, जो इनका राइस मिल था। बिरजू बाबू ने दिखाया हम लोगों को, देखिए पूरा मैदान जहां आज धान सूख रहा है, यहीं से हवाई जहाज हथियार लेकर उड़ता था। और बहुत बुद्धिजीवियों के प्रति, कलाकारों के प्रति, साहित्यकारों के प्रति अनन्य प्रेम भाव भरा हुआ था पूरे परिवार में। उतनी ही खातिरदारी। नागार्जुन जी जाते थे तो हफ्तों रहते थे वहां, और नागार्जुन जी का तो ऐसा सम्मान होता था कि जाड़े में अगर जाते थे तो जाड़े का पूरा वस्त्र, उन्हीं सारे कपड़े, उन्हीं कपड़े उनके लिए बनवाए जाते थे और पूरी नकदी के साथ उनकी विदाई होती थी। और हर साल किसी न किसी रूप में नागार्जुन जी जाते ही थे वहां। बिरजू बाबू जब पटना आते थे तो आते ही फोन करना शुरू करते थे हम लोगों को कि मैं आ गया हूं। और मारवाड़ी आवास जो फ्रेजर रोड में है, वहीं उनका बिल्कुल तय था कि उस कमरे में रहेंगे। और तब कॉफी हाउस का जो खर्चा था, हम किसी की जेब से वो पैसा नहीं निकलता था। रेणु जी नहीं, किसी कोई, शिवानंद तिवारी ने, कोई नहीं। बिरजू बाबू आ गए तो फिर हमें क्या कहना है। हम ऐसे हिमाकत नहीं कर सकते कि हम पैसा दें कॉफी हाउस को। तो बिरजू बाबू का पटना आना, फारबिसगंज से पटना आना हम सबके लिए कैसा आनंददायक रहता था, आप समझ सकते हैं। और अपनी गाड़ी से घुमाना, जहाँ जा रहे हैं, पटना शहर घुमाना, गंगा घाट जाना, हर जगह। बिरजू बाबू और रेणु जी की जो आत्मीयता थी, ये भी अद्भुत। चिट्ठियाँ आप पढ़ेंगे। और प्रयाग जी ने कहा कि जो रस है भरा हुआ, ये दीघा मालदा का रस हर पृष्ठ पर आपको दिखाई पड़ेगा उन संबंधों में। बल्कि रेणु जी और उस गुप्ता परिवार और बिरजू बाबू अकेले व्यक्ति थे परिवार में जिन्होंने अपने गांव को छोड़ा नहीं था। बालकृष्ण बाबू ने तो छोड़ दिया कलकत्ता आने के बाद, बालकृष्ण गुप्ता लिखने लगे। इनके पिताजी भी गुप्ता लिखते हैं, लेकिन बिरजू बाबू अपने नाम में ब्रिजमोहन बाएवाला लिखते थे। बिरजू बाबू का पूरा नाम, इसी नाम से हम लोग जानते थे, ब्रिजमोहन बाएवाला। इसलिए, और इतना लंबा चौड़ा शरीर, डील डोल, लंबे व्यक्ति, स्थूल शरीर, धोती कुर्ता, सफेद झकझक, अम्बेसडर गाड़ी उन दिनों, उजली गाड़ी। और ऐसा व्यक्तित्व बिरजू बाबू से अंतिम बहुत देर तक की मुलाकात 77 में हुई। जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी और जेपी के यहाँ एक आयोजन था छोटा सा, गे जी आए हुए थे और मध्य प्रदेश लाडली मोहन निगम आए हुए थे। तो
अज्ञेय जी, लाडली मोहन निगम, बिरजू बाबू और मैं, ये सौभाग्य है मेरा, बिरजू बाबू लेकर गए हम लोगों को पाटलिपुत्र होटल, और पाटलिपुत्र होटल में उन्होंने कॉफ़ी मंगवाई, कुछ नाश्ता, हल्का नाश्ता भी हुआ और कॉफ़ी मंगवाई बिरजू बाबू ने, और बातचीत होने लगी। लाडली मोहन निगम जी को संबोधित करके कहा कि देखिए भाई, सरकार तो बन गई वहां, अज्ञेय जी को राज्यसभा जाना चाहिए, अज्ञेय जी को राज्यसभा में जाना चाहिए, ये बिरजू बाबू की चिंता थी। अज्ञेय जी ने सुना, बहुत अज्ञेय जी की धीमी आवाज में उन्होंने कहा, कॉफी का स्वाद खराब मत कीजिए कॉफी का स्वाद खराब मत कीजिए। ऐसे लोग थे। और बहुत देर तक, घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा हम लोग वहाँ बैठे पाटलिपुत्र होटल में। वो नया नया बना था कुछ दिन पहले। बिरजू बाबू का जाना एक तरह से और रेणु जी का नहीं रहना, हम लोगों का रास्ता ही बंद हो गया फारबिसगंज जाने का। बाद में लतिका जी के निधन के बाद या पद्मा जी के निधन के बाद उनके श्राद्ध कर्म में मैं गया था, लेकिन ऐसे किसी सार्वजनिक आयोजन में जाना नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, एक पीड़ा उभरती है, एक दर्द उभरता है। रेणु जी जब चुनाव लड़ रहे थे, जिसकी चर्चा यहाँ की गई, आपने भी की, 72 का चुनाव था ना वो, विधानसभा चुनाव। हम सब कार्यकर्ता थे, उनके प्रचारक थे, और मैं इन्हीं के यहाँ रहता था, फारबिसगंज राइस मिल, जगदीश राइस मिल, यही नाम था, जगदीश राइस मिल, और पथ का नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पथ, वो आज भी है। तो रेणु जी का चुनाव चिन्ह था नाव, और उन्होंने एक नारा दिया था, कह दो गांव गांव में अब की इस चुनाव में वोट देंगे नाव में। ये पंक्तियां उन्होंने लिखी थी, इसका बैनर बनवाया था हम लोगों ने, बड़ा बड़ा बैनर, कह दो गांव गांव में अब की इस चुनाव में वोट देंगे नाव में। और 3 उम्मीदवार थे फारबिसगंज से, और तीनों मित्र थे। कांग्रेस से थे सरजुग मिश्र जी, सरजुग मिश्र, और संसोपा थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे लखनलाल कपूर, और निर्दलीय थे फणीश्वर नाथ रेणु, तीनों गहरे मित्र। और रेणु जी ने कहा कि ये चुनाव मैं जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन निरंकुश होती हुई सत्ता को चुनौती देने के लिए एक प्रतीकात्मक लड़ाई है मेरी, ये कहा था उन्होंने। याद होगा आपको प्रयाग जी कि 72 में ही महादेवी जी ने लेखकों का एक सम्मेलन कराया था इलाहाबाद में। 72 का जाड़े का समय था, बल्कि 71 का कि जाड़े का दिसंबर वगैरह का फरवरी मकाम में निराला जी की जयंती पड़ती थी। उसमें महादेवी जी मुझे भेजा था अपने घर से निराला जी की तस्वीर ले आने के लिए। उन्हीं की मोटर गाड़ी में हम लोग बैठ कर गए निराला जी की जी। तो मित्रों, ये दौर था वो। रेणु जी चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन बिरजू बाबू का घर एक तरह से कार्यालय था उनका। इसलिए मैंने कहा कि रेणु जी पर तो आप सब जानते हैं, बोलते हैं, हम लोग भी बोलते रहते हैं, लेकिन आज बिरजू बाबू की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि बिरजू बाबू ऐसे व्यक्ति, और उनका एक कहे कि शकुंतकया कह लीजिए जिसको कहते हैं, बराबर कहते थे आप मिलेंगे इनसे तो कहा शिवानी जी कहिए देश का क्या होगा, यही वाक्य था उनका। आप मिलेंगे पहले सब बात करने के बाद कहें कि इस देश का क्या होगा, हमेशा रट लगाते हैं कि देश का क्या होगा। क्या रुचिरा जी मैं ठीक हूँ ये इस देश का क्या हो गया होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो चिंतित रहता था देश के बारे में, परिवार के बारे में नहीं, अपने बारे में नहीं। डायबिटीज के वो मरीज थे, चीनी नहीं लेते थे, लेकिन लोग अतिथि सत्कार करने में, लोगों के साथ अनुभव साझा करने में उनका अद्भुत व्यक्तित्व था। मैं क्या कहूँ, आज रुचिरा जी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, और घोषणा को भी आदरी ने आयोजन किया, और
बहुत अच्छा, क्योंकि सारे जो जितने लोग इकट्ठे हैं सब लोग रेणु जी से परिचित हैं और बिरजू बाबू से भी कुछ लोग परिचित होंगे। तो ये एक बिल्कुल आत्मीय आयोजन है, बहुत पारिवारिक आयोजन है और आदरी परिवार ने इस आयोजन का बीड़ा उठाया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इन चिट्ठियों को पढ़ने और बाँचने के बाद हम लोग इसका रस ग्रहण करेंगे। आदरणीय प्रयाग जी ने इसका संपादन किया है, ये भी हमारे लिए सबसे गौरव का विषय है। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया हमारे साथ अंत तक रुके रहें। एक कल्चरल प्रोग्राम भी है जिसमें हम कुछ गीत गाएंगे और रेणु जी को याद करेंगे। और अभी मैं श्री शिवानंद तिवारी जी को निवेदन करूंगी कि 2 शब्द कहिए। और साथियों, अब हमको नहीं लगता है कि भले इतना कुछ अब तक कहा जा चुका है रेणु जी के बारे में, बिरजू बाबू के बारे में, और अभी राम बच्चन जी तो बिल्कुल भाव विह्वल होकर के बिरजू बाबू को याद कर रहे थे। हम सब लोग जो भले रेणु जी को जानते थे या हमारे जैसा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बिरजू बाबू के घर 74 के आंदोलन में या उसके पहले समाजवादी आंदोलन में हम लोग जाते रहे हैं, वहाँ ठहरते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मारवाड़ी परिवार व्यापार करने वाला परिवार, और उस परिवार ने यानी जिस तरह के राजनीतिक संपर्क को आजीवन निभाया वो अविश्वसनीय लगता है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब नेपाल में क्रांति हो रही थी और हथियार की ज़रूरत होती थी तो बिरजू बाबू के उसी जगदीश फ्लावर मिल से यानी जहाज में भर के हथियार जो है नेपाल पहुंचाया जाता था, इतना बड़ा जोखिम लेकर के। उसी तरह से जो सबसे बड़े भाई थे बालकृष्ण गुप्त जी, जो डॉक्टर लोहिया के व्यक्तिगत मित्र थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। इन लोगों का जो कलकत्ता का घर था, उस घर में डॉक्टर लोहिया और बिरजू बाबू फर्श पर सोए हुए हैं और बालकृष्ण गुप्ता जी लोहिया जी को सुना रहे हैं। लोहिया जी एक्टिविस्ट भी थे, तो बहुत सारी चीज़ें उनके नज़र में नहीं आ पाती थी। बालकृष्ण गुप्ता जी जमकर पढ़ते थे और जो लोहिया नहीं पढ़े होते थे कलकत्ता जाते थे और माने बालकृष्ण गुप्ता जी उनको सुनाया करते थे। तो ये अद्भुत परिवार रहा है। माने बहुत लोगों को लगता है कि मारवाड़ी परिवार बिजनेस वाला परिवार, इसको राजनीति से क्या लेना देना होगा, लेकिन इस मामले में अनूठा परिवार रहा है। वैसे भले कुछ परिवार ऐसे रहे हैं जिनके बारे में, जैसे जमनालाल बजाज के बारे में कहा जाता है, गांधी जी के वो 5वें पुत्र जो है अपने आप को मानते थे और जिस तरह से उन्होंने माने जिसको ट्रस्टीशिप जो कहते हैं गांधी जी का जो था, उसके अनुसार जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया। जमनालाल बजाज की पत्नी का जीवनी में पढ़ रहा था, अभी हाल में राहुल बजाज जी की मृत्यु हुई। राहुल बजाज जी हमारे साथ राज्यसभा में थे, तो उनसे हमने जिक्र किया, अशोक सेक्सरिया का नाम यहाँ आया। अशोक जी की बहुत इच्छा थी कि जमनालाल बजाज जी का हम जीवनी जो है वो लिखें, बहुत इच्छा थी। राहुल जी से मैंने उनकी बातचीत भी कराई थी। तो राहुल जी ने मैंने अपनी दादी जी का, जमनालाल बजाज जी के पत्नी का, उन्होंने बोला था, किसी ने उसको लिखा था, वो हमको भिजवाया उन्होंने लिखा है कि किस तरह से गांधी जी के आश्रम में वो गई, रहने लगी। गांधी जी के आश्रम में तरह तरह का काम करना होता था, उसमें सबसे जो कठिन काम था वो था पैखाना साफ करना। और उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से पूरा कपड़ा जो है बांध करके, इतना दुर्गंध, और किस तरह से बांस के ये में लगा करके उन्होंने फेंका। तो इन लोगों ने जो कुछ किया है अविश्वसनीय लगता है। रेणु जी और बिरजू बाबू के दोस्ती के बारे में क्या कहना, सब लोगों ने बताया, अरुण कमल जी ने बताया, प्रयाग जी ने बताया और राम बच्चन जी ने बताया। मेरा सौभाग्य है कि इस परिवार से मेरा भी लंबे अरसे से परिचय रहा है और रेणु जी के बारे में तो हम सब लोगों का परिचय है। हम सब लोगों की दावेदारी उन पर रहती है कि रेणु जी से हम सब लोग काफ़ी निकट के थे। तो ये चिट्ठी का जो प्रकाशन हुआ, मैंने बधाई देना चाहता हूँ। विद्या बाबू बहुत बेचैन थे। विद्या बाबू हमको लगता है सबसे छोटे भाई हैं और उनको काफ़ी दिनों से वो लगे हुए थे कि किसी तरह से ये चिट्ठी छप जाए। तो उनकी भी भक्ति देखिए कि अपने बड़े भाई के प्रति
यानी किस तरह की उनकी भक्ति थी कि इस किताब को छपवाने के लिए वो बेचैन थे। वो छप गई किताब, उनको बहुत संतोष हुआ होगा। आज भी सुबह हमको फ़ोन करके उन्होंने पूछा कि कैसा है, क्या है। तो हम सब लोगों को बधाई देना चाहते हैं, प्रयाग जी को धन्यवाद देते हैं, अशोक जी को भी, अशोक महेश्वरी जी को भी। इतना सुंदर साफ सुथरा, देखने में आँखों को अच्छा लगे, शीतल लगे, इस तरह की उन्होंने छपाई और सारा ये किया है। तो इसी के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, और आदरी परिवार को और अस्मिता ने बहुत बढ़िया संचालन किया। हम तो पहली दफ़ा इसके संचालन में किसी कार्यक्रम में आए हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा इसको भी देख के। धन्यवाद। श्री तरुण कुमार जी से निवेदन करूंगी कि कृपया आए और 2 शब्द कहें। के एचओडी हैं। ये पुस्तक और इस पुस्तक के संकलनकर्ता, संपादक, संकलनकर्ता विद्यासागर गुप्ता जी, प्रयाग शुक्ला जी, रुचिरा गुप्ता जी, सभी माननीय जन, मैं केवल एक पत्र पढ़ करके सुना देता हूँ और वही बात बोलेगी हम नहीं के तर्ज पर रहेगी। और आही हिंगना 10/3/76, करीब मरने के साल भर पहले। आदरणीय भाई बिरजू बाबू, आपका पत्र मिला। हाँ, मैं अच्छी तरह हूँ, यदि इसी को अच्छी तरह रहना कहा जाता है तो सचमुच अच्छी तरह हूँ। स्वर्ग का सुख भोग रहा हूँ, और क्या चाहिए। मनुष्य योनि में जन्म लेकर अब धन्य हो गया हूँ, और धन्य विदिन इन्वर्टेड कॉमा। आपसे मिलने की उत्कट अभिलाषा मन में सदा बनी रहती है, किंतु जिस कारण से मुंह नहीं दिखला पा रहा हूँ वह आप भली भांति समझते होंगे। जमीन ऑन पौन दाम में बेचना चाह रहा हूँ, ग्राहक मिलते नहीं। उम्मीद है होली के बाद जमीन, कुछ अचल संपत्ति जैसे पंपिंग सेट, पेड़ वगैरह तथा रिवॉल्वर के ग्राहक मिल जाएंगे। अन्य आवश्यक उपाय भी कर रहा हूँ। मार्च के कारण मेरे प्रकाशक अभी कुछ देने में असमर्थ हैं। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जैसे भी हो मैं पैसे लेकर ही आपके दर्शन को पहुंचूंगा। मुझे पूरा विश्वास है, और कोष्ठक में है, अभी भी मन में जीवन के प्रति विश्वास बाकी है थोड़ा, कि मैं इस बार वादा खिलाफी नहीं करूंगा। आपने जैसे वक्त में मेरी सहायता की है उसको भूला नहीं हूं। इसलिए यदि आदमी की हैसियत से जीना है तो आपकी आवश्यकता के समय मुझे अविलंब पैसे पहुंचा देने चाहिए। परिस्थितियां लगातार प्रतिकूल नहीं होती जाती तो शायद ऐसा नहीं होता। आप कुछ दिन और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखें तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। यूं अभी तो अपने कलेजे का दर्द भी हमदर्द नहीं, किंतु आप पर मुझे भरोसा है। 1 महीने से अखबार पढ़ना और रेडियो सुनना बंद है। चिट्ठी पत्री भी कहीं से नहीं आती, न किसी को लिखता हूँ। ऐसे में आपका पत्र होली के पहले आकर मन में एक अजीब सी गुदगुदी लग रही है। मन के किसी कोने में टेसू खिल उठता है, रंग गुलाल उड़ने लगते हैं और मिलकर जी खोलकर हंसने हंसाने की लालसा ललक पड़ती है। किंतु अब सब कुछ आकाश कुसुम प्रतीत हो रहा है। आपके स्वास्थ्य के लिए भगवती से प्रार्थना करता रहता हूँ। यदि आवश्यक समझें पत्रोत्तर देंगे। आपका कोई भी पत्र मुझे सुख दे देगा। प्रणाम, स्वीकार करें। अब मैं समझता हूँ कि ये पत्र शायद हिंदी सेवियों के भाग्य का एक, आप समझ सकते हैं, निराला से लेकर एक लंबी फेहरिस्त है। और कितनी कठिन सेवा रही होगी हिंदी सेवा, इसका अंदाज हम इस एक पत्र से लगा सकते हैं। निराला जी ने लिखा है कि मैं ये मानता हूं कि हिंदी माँ के द्वारा दिया गया स्नेह का उपहार है। इन सारे लोगों ने हिंदी सेवा को
दिए गए कष्ट को, उस सेवा से जो कष्ट मिले उसे उसका उपहार मानकर, स्नेह उपहार मानकर के सेवा की। और हम गौरवान्वित हैं कि हम ऐसे पूर्वजों की संतान जिन्होंने ऐसी मुश्किलों के भीतर से हमको निकाला, अपने को निकाला। और सचमुच मित्रों, प्रेमचंद के बाद हिंदी कथा शिल्प को और कथा भाषा को रूपांतरित करने में हिंदी के जिन चंद लेखकों का नाम लिया जा सकता है उसमें रेणु का नाम अग्रगण्य है। वे हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में मील के पत्थर की तरह हैं, कथा की दिशा को मोड़ने वाले कथाकारों में रहे हैं। रेणु का आविर्भाव सचमुच एक परिघटना की तरह था और ये पत्र दस्तावेजी साहित्य की तरह हैं। ये दस्तावेज भी है, साहित्य भी है। जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी होती है, डॉक्यूमेंट्री भी होती है, वैसे ही ये पत्र दस्तावेजी साहित्य की तरह हैं और एक अमूल्य धरोहर के रूप में ये हमारे सामने है। इसके लिए संकलनकर्ता, संपादक, बिरजू बाबू के सारे परिवार, आदरी परिवार और अशोक जी को विशेष रूप से धन्यवाद, इस खजाने को अति सुंदर रूप में सामने लाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी को निवेदन करूंगी कि वो आए और 2 शब्द कहें। अस्मिता जी, समादरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी, अरुण कमल जी, गुरुदेव डॉक्टर राम बचन राय जी, रुचिरा जी, साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी, रुचिरा जी और राजकमल के श्री अशोक माहेश्वरी जी, साथ ही मंच पर नहीं आए लेकिन हमारे अभी वर्तमान के प्रतिनिधि आलोचक और मित्र तरुण कुमार जी, शिवदयाल जी, आपकी सबकी उपस्थिति आज बहुत ही एक गौरवपूर्ण क्षण का निर्माण कर रही है और सबके प्रति श्रद्धा निवेदित करना मेरा प्राथमिक कर्तव्य है। इस प्रसंग में सबसे पहली बात मैं यह निवेदित करना चाहूँगा कि रेणु का साहित्य और रेणु के कार्य राजनीति के क्षेत्र में भी, सामाजिक स्तर पर भी और साहित्य में तो खैर सर्वपरिचित है ही, वह इतना विशाल और गहरा है कि उस पर चर्चाएं जितनी ज़्यादा होंगी उतने ही उसके और अधिक से अधिक आयाम खुलेंगे। और जितना मैंने अभी तक पढ़ा, रेणु के साहित्य का जो मूल है उसके चौथाई हिस्से पर भी अभी हिंदी आलोचना काम नहीं कर सकी है। बार बार हिंदी आलोचना के साथ ये दुर्घटना घटती रही कि हिंदी साहित्यिक कृतियों पर आलोचना शुरू होती है और तुरंत जाकर वह खड़ी हो जाती है राजनीति के झरोखे पर, वहाँ से देखना शुरू करती है, चाहे वह राजनीति का दल कोई भी हो। रेणु का साहित्य सबसे ज़्यादा इसका शिकार हुआ है और तब जबकि रेणु का साहित्य एकमात्र साहित्य है जिसमें साहित्य पहले है, राजनीति बाद में है। उनके कथा साहित्य की एक भी रचना, जबकि सब कोई जानता है कि वे समाजवादी विचारधारा के थे, समाजवादी परिवार से, समाज से उठना बैठना, खाना खिलाना पीना सारा उनका संबंध था, दैनिक जीवन का अंग था। लेकिन उनकी किसी रचना में आप रेणु को नहीं पाएंगे कि समाजवाद के किसी भी अंग या विचारधारा का ध्वजवाहक बन करके उन्होंने कलम उठाई है। ये रेणु के कथा साहित्य की, एक समाजवादी कथाकार के साहित्य की अपनी अस्मिता थी। यही कारण है कि रेणु का साहित्य आज तक हमको, आपको जब भी भेंट होने भर की देर होती है, बांध लेता है। आज के तिथि में प्रायः आयोजन हम लोग कर ले रहे हैं, पूर्व के साहित्यकारों पर, वर्तमान कुछ तात्कालिक समस्याओं पर भी, लेकिन इसमें साहित्यिक कर्म सबसे बाद में रखा जाता है। जो अपने सामाजिक या उन व्यक्तित्वों से, कृतियों से अनुभव वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उम्र दराज रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, उनको मौका मिलता है अच्छा खासा अपनी भावाभिव्यक्ति करने का, उसका भी महत्व है। लेकिन उस साहित्य का, उस कृति का क्या महत्व है
इस पर बोलने का मौका किसी को नहीं मिल पाता। जो बोलना चाहता भी है तो उसको सूचना दी जाती है कि थोड़ा संक्षेप में समय कम बच गया है। क्षमा याचना के साथ बहरहाल बहुत विनम्रता के साथ एक उल्लेख मैं कर रहा हूं, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। इस कृति की विशेषता, मेरे पास पीडीएफ अस्मिता जी ने भेजी थी, वो शायद कुछ भिन्न है इससे पुस्तक से, लेकिन वो पीडीएफ देखकर मुझे लगा कि यह एक अद्भुत संग्रह है। बहुत बड़े बड़े लेखकों के पत्र संग्रह प्रकाशित हैं, हम लोगों ने पढ़े भी हैं, लेकिन यह पुस्तक मात्र पत्र संग्रह नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे राजकमल के अशोक महाश्वर जी बैठे हुए हैं, इनके यहाँ से ये बहुत सारे पत्र संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अभी तक जो हम लोगों ने बातचीत की है उसके आधार पर इस पुस्तक को खरीदने के लिए कितने लोग प्रेरित हो पाएंगे? जरूरी यह है कि इस पुस्तक की विशेषताएं क्या हैं, इस तरफ भी कोई बताए कि यह मात्र पत्र साहित्य है अथवा पत्र साहित्य का एक नया आलोचनात्मक स्वरूप है। इसके संपादन में रुचिरा जी भी हैं, संपादन किया है आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी ने, और संकलन के नाम पर दिया गया है विद्यासागर गुप्त जी का नाम। मैंने पाया कि इसमें जो विद्यासागर गुप्त जी का योगदान है उसका सहयोग मात्र कर पाता है प्रयाग शुक्ल जी और रुचिरा जी का कार्य। प्रयाग शुक्ल जी ने जो संकलन किया है, जो आयोजन किया है, जो प्रस्तुतिकरण किया है, वह रेणु जी और उनकी विचारधारा और उनके साहित्य से लेकर के उनके समग्र जीवन का जो एक मूल संचालक तत्व था उसका परिचय देता है। समाजवादी विचारधारा से जो लोग परिचित हैं, जो लोग उन लोगों से परिचित रहे हैं, उन लोगों से के पास बहुत सारे अनुभव हैं। वे जानते हैं कि बिरजू बाबू कौन थे, बालकृष्ण जी का महत्व क्या था। लेकिन मैं 3 पृष्ठों का एक लेख इसमें समीक्षात्मक पढ़ने के लिए लाया था, जो रख दिया जाएगा। कि मेरा प्रश्न था कि साहब, जिन लोगों ने मात्र पढ़ करके किताबों के माध्यम से रेणु को जाना, जैसा कि अभी निवेदन कर रहे थे हमारे अरुण कमल जी, कि उनकी पुस्तकों के माध्यम से उनको मैंने जाना, और एक बहुत विशाल संख्या है ऐसे लोगों की, तो उन लोगों के लिए कैसे पता चल पाएगा कि हाँ साहब, बिरजू बाबू, बालकृष्ण बाबू, या सबसे ज्यादा उन दोनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो आते हैं इस पुस्तक का संकलन संपादन करके विद्यासागर गुप्त जी। आज मैं चला तो बहुत सबसे पहली मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूंगा और उनको मैं प्रणाम करूंगा कि आपने जो ये पत्र साहित्य का नया स्वरूप प्रस्तुत किया है, यह इसके पहले मेरे देखने में नहीं आया है। हो सकता है कहीं हुआ होगा तो अलग बात है। और इस नाते मैं कम से कम जितने आप लोग उपस्थित हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप निश्चित रूप से यह पुस्तक पढ़ें, खरीद कर पढ़ें या मांग कर पढ़ें, और दूसरे को भी बताएं कि हाँ साहब, पत्र साहित्य में एक नया स्वरूप सामने आया है। अनुभव की बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन हिंदी आलोचना मात्र अनुभव पर नहीं चलती है, नहीं चलेगी। उसको पल पल का अपना विकास चाहिए। हमारे कथा साहित्य में क्या हो रहा है, हमारे कविताओं में क्या हो रहा है, इस तरह से हम आज की हिंदी साहित्य में देख रहे हैं कि बहुत सारी विधाएं जो हमें नहीं पसंद हैं उनको अलग थलग कर दिया गया है, कई लोगों से, कई पत्रिकाओं से, कई समूहों से। ये किसी साहित्य के लिए बहुत गौरव की बात नहीं है कि मैं आपको कवि मानता ही नहीं, मैं इसको तो विधा ही नहीं मानता। कब आपके सामने कोई नई रचना, नया रचनाकार नए स्वरूप में आ जाएगी, इसका जिम्मा आप नहीं ले सकते हैं। मेरा सौभाग्य है कि एक कार्यक्रम में मुझे औराही हिंगना जाने का मौका मिला था, और मैंने इस लेख में चर्चा की थी कि एक वह मौका था जब औराही हिंगना पहुंचने के बाद, शायद 1990 का रेणु जी की पुण्यतिथि थी, शायद पहली या दूसरी या तीसरी जो रही हो, तो वहां पर जा करके जो एक अलग अनुभूति हुई थी, जो एक बहुत लंबी बालुका राशि का क्षेत्र दिखाया गया था हम लोगों को, कि प्रति परिकथा में इसी क्षेत्र के विशेष करके केंद्र में रहकर चर्चा की गई है, तब मुझे रोमांच हो आया और मैंने महसूस किया कि देश, काल और पात्र, कथा साहित्य में ये दोनों अलग अलग तत्व होते हैं, लेकिन कहां पर वह देश
पात्र के रूप में खड़ा हो जाता है। यह देखना हो तो आप प्रति परिकथा पढ़कर देखिए, और जिन्होंने उस बालुका राशि के लंबे क्षेत्र को देखा है उनको लग जाता है कि अरे ये तो एक क्षेत्र है, लेकिन पात्र बन गया है उपन्यास में। तो इस तरह के अनुभव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वैसे अनुभवों की पुनरावृत्ति किसी पुस्तक द्वारा, संपादित संकलित पुस्तक द्वारा भी हो सकती है। उसका प्रस्तुतिकरण इतना कायदे से किया गया है कौशल के साथ। यह इस पुस्तक को देखकर मैंने अनुभव किया, और इस अनुभव की आप लोगों के साथ साझा करके मैं बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। लेख मैं इन लोगों को सुलभ करा दूंगा, लेकिन एक बार पुनः आग्रह है कि पत्र साहित्य के ऐतिहासिक स्वरूप विकास क्रम के संदर्भ में इस पुस्तक का एक बार पारायण किया जाए। और हमारे मित्र तरुण कुमार जी बैठे हैं, आलोचना जैसी पत्रिका से बहुत गहरा इन लोगों का संबंध रहा है, हम लोगों का कोई परिचय भी नहीं है। मेरा आग्रह होगा, एक मिनट, एक वाक्य, मेरा आग्रह होगा कि इस पुस्तक को गंभीरता से पढ़कर यदि उचित लगे तो आलोचना में इसकी एक विस्तृत समीक्षा जरूर प्रस्तुत करें, पत्र साहित्य के आलोचनात्मक विकास क्रम की दृष्टि से। धन्यवाद। बिना किसी विलंब के मैं अनिल सुलभ जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया आए और अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। और अत्यंत मूल्यवान सारस्वत उत्सव के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अरुण कमल जी, लोकार्पित पुस्तक के संपादक द्वय आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी, आदरणीय रुचिरा जी, प्रभात जोशी घोष जी, आदरणीय शिवानंद तिवारी जी, माहेश्वरी जी, आदरणीय समालोचक ब्रजेश पांडे जी, माननीय विधायक डॉक्टर राम बच्चन राय जी, संचालिका अस्मिता जी, तथा इस गांधी संग्रहालय के मुक्त प्रांगण में प्रतिष्ठित आप सभी विदुषी देवियों, विद्वान सज्जनों और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले मैं बहुत ही हार्दिकता से आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी को और रुचिरा गुप्ता जी को अशेष बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आपके द्वारा एक अत्यंत मूल्यवान पुस्तक हम सबके सम्मुखस्थ हुई है। और विशेष रूप से आदरी के सदस्य सचिव श्री घोष जी और अस्मिता जी को के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे किंचन को इस अत्यंत मूल्यवान पुस्तक के लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया। मैं आभार प्रकट करता हूं। रेणु जी हमारे लिए क्या है ये अब बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रेणु को हम बार बार इसलिए स्मरण करते हैं कि रेणु एक ऐसे कथाकार हैं जो समाज के नब्ज को पकड़ते हैं, जो ग्राम्य जीवन का ऐसा अद्भुत चित्रण करते हैं, जिनका संपूर्ण जीवन संघर्ष और साधना में व्यतीत होता है। बल्कि कहना ये चाहिए कि रेणु जी का जन्म ही संघर्ष, पीड़ा और वेदना के गर्भ से हुआ। हम सभी जानते हैं कि जब रेणु जी का जन्म हुआ, उनके पूरे परिवार पर बहुत ही बड़ा ऋण था, और इसीलिए उनकी दादी ने या पिता ने भी उन्हें ऋणुआ कहना आरंभ कर दिया कि ऋण के समय में उत्पन्न हुआ है। और यही ऋणुआ बाद में रेणु जैसा महान व्यक्तित्व बना। और रेणु को मैं एक सच्चा और अच्छा लेखक मानता हूं।
लेखक होना, विद्वान होना, बड़ा प्राध्यापक होना, बड़ा प्रबुद्ध व्यक्तित्व होना, ये अलग बात है, लेकिन सच्चा और अच्छा होना उससे बड़ी बात है। और रेणु इसलिए सभी पाठकों के कंठार हुए कि उन्होंने समाज के हर एक पात्र की सही पहचान की और सामाजिक मनोविज्ञान को जिस तरह से समझते हैं रेणु, उस तरह की समझ हम प्रेमचंद जी में मांगते हैं। अन्य भी बहुत कथाकार होंगे और हुए हैं, लेकिन हम प्रेमचंद और रेणु को इसलिए जानते और स्मरण करते हैं कि हमें किसी ने रेणु के बारे में बताया है। ये बड़ी सभा है, विद्वानों की बड़ी सभा है, इसलिए कहने की इच्छा होती है। बहुत कम समय में बात संपन्न करूंगा। रेणु जी की जो पुस्तक आई महिला आंचल, जो पहली बार छप करके, तो छपाई इतनी खराब थी कि वो अपठनीय थी। एक बड़े कथाकार हुए डॉक्टर राधा कृष्ण प्रसाद जी, आकाशवाणी के निदेशक भी थे। मेरे प्रति उनका बड़ा स्नेह था, बड़ी चर्चाएं होती थी। उसी क्रम में, एक चर्चा के क्रम में रेणु जी के बारे में उन्होंने ये चर्चा की गई, आकाशवाणी में आते थे। महिला आंचल की एक प्रति उन्होंने मुझे दी थी। मैंने बहुत श्रम किया तो पढ़ पाया, और जब पढ़ा तो इतना अच्छा लगा कि मेरी इच्छा हुई कि मैं आचार्य नलिन विलोचन शर्मा को ये पुस्तक दूं और उनसे विनम्र प्रार्थना करूं कि वे इस पर कुछ लिखें। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा उन दिनों बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के साहित्य मंत्री हुआ करते थे। नलिन जी ने उससे पढ़ा, और सभी विद्वान बैठे हैं, सभी जानते हैं। नलिन जी ने जब उस पर समीक्षा लिखी, उस पुस्तक पर, और उस उपन्यास को सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास बताया, यह समीक्षा प्रकाशित हुई और रेणु जी एकदम से अंधेरे से निकल के बड़े प्रकाश में आ गए। तो आलोचकों की दृष्टि, इसीलिए मैं कहता हूं महत्वपूर्ण है, और बिना पढ़े नहीं होगा। अगर नलिन जी ने, हम बड़ी श्रद्धा रखते हैं रेणु जी के प्रति, लेकिन मैं नलिन जी को इसलिए महत्व दे रहा हूं आज कि रेणु जी, अगर नलिन जी ने यह समीक्षा नहीं लिखी होती तो महिला आंचल को पढ़ने वाले 10, 20, 50 लोग भी नहीं होते, और रेणु जी भी उन सैकड़ों बड़े कथाकारों की तरह अलक्षित रह जाते जो आज भी समक्ष नहीं है, प्रकट नहीं है, अलक्षित ही है। इसीलिए जब हम किसी को पढ़ते हैं तो उसके बारे में समझते हैं, उसके ज्ञान के बारे में जानते हैं। हम उड़ती खबर सुन करके हम अपनी अगर राय बनाते हैं किसी पुस्तक के प्रति, किसी लेखक के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, तो हम अपनी अल्पज्ञता का परिचय देते हैं। और सही बात यह है कि जब तक हम रेणु को बार बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक रेणु का जो मूल्य है वो नहीं दे सकेंगे। और अंतिम बात कह के बात समाप्त करना चाहूंगा। यहां राजनीति के लोग ही बैठे हैं। जिस दौर की ये बातें हुई हैं, जिस दौर की चर्चा हुई है, ठीक कहा प्रयाग शुक्ल जी ने कि एक दस्तावेज है, क्योंकि ये पत्र ही नहीं है। बड़े लेखक
जो भी करते हो बड़ा होता है, पत्र भी बड़ा होगा, पत्र भी मूल्यवान होगा, और वह परिस्थिति को, उस समय के दौर को, समय के मूल्यांकन के साथ उन पत्रों में भी चर्चा होगी। हमारे वाङ्मय में कहा गया है कि साहित्य, कोई साहित्यकार चलता है तो लगता है कि साहित्य चलता है, वो बोलता है तो लगता है कि साहित्य मुखर हुआ है, वो मुस्कुराता है तो लगता है कि कविता की कली खिली। तो हमारे आचरण में भी साहित्य होना चाहिए। साहित्य का क्या अर्थ? जो हित करे, जोड़े, सबको ले करके चले, साहित्य। आज हम साहित्य में इतने वितंडा देखते हैं, बहुत कष्ट होता है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, ये 103वां वर्ष है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का, और अभी 2-3 अप्रैल को सम्मेलन का 41वां महाधिवेशन होने जा रहा है, और वह महाधिवेशन स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के साथ साथ रेणु के जन्म शती को भी अर्पित है। रेणु साहित्य पर भी एक सत्र में विशेष रूप से चर्चा होगी। आज साहित्य, मुझे कहने दीजिए, विद्वान बैठे हैं, कि कमजोर पड़ा है, तब राजनीति भी लड़खड़ाई है। आज जो समाज में वितंडा दिख रहा है, वह साहित्य के पौरुष में कमी आई, साहित्य के बल में कमी आई, साहित्य के एकत्व में कमी आई। जो साहित्य सबको जोड़ता नहीं है, राग और द्वेष उत्पन्न करता है, दूरियां बढ़ाता है, मैं नहीं समझता हूं कि वो साहित्य है। इसलिए जब ये एक बड़ी सभा बैठी है, यहाँ सभी क्षेत्रों के विद्वान बैठे हैं, तो मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि साहित्य को वह स्वरूप प्रदान करने की अपने भर चेष्टा कीजिए कि साहित्य बलित होगा तो राजनीति पर अंकुश रखेगा, राजनीति को गिरने और लड़खड़ाने से बचाएगा। और राजनीति अगर ठीक नहीं हुई, राजनीति सच्ची और अच्छी नहीं हुई, तो जान लीजिए कि समाज में कुछ भी सच्चा और अच्छा नहीं होगा, हर तरफ वितंडा होता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, अस्मिता खड़ी हो गई है मेरे पार्श्व में, वैसे भी बहुत विलम्ब हो चुका था, मैं बहुत ही हार्दिकता के साथ एक बार फिर से आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी को, बराबर देख रहा हूँ वार्ता में व्यस्त है रुचिरा जी, लेकिन उनको बहुत ही हार्दिकता से बधाई देता हूँ। और यह मूल्यवान पुस्तक, जैसा कि ब्रजेश पांडे जी ने कहा, एक पत्र साहित्य में एक मूल्यवान स्थान बनाने में सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि पत्र रेणु के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भी माहौल को थोड़ा बदलते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। तो जो मैसेज हम देना चाहते हैं रेणु के जी के बारे में, वो किसी भी चीज़ को म्यूज़िक और गायन के तरह जितने अच्छे से हम पहुंचा सकते हैं, वो और किसी ज़रिए से नहीं पहुंचा सकते। तो मैं